मेरा नाम डॉक्टर श्रीमती गिरजा पटेला, द उत्तम साव गवर्नमेंट कॉलेज मंचादूर, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़ में सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट 2, पार्ट सी है। इसके अंतर्गत आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, बॉन्ड मोमेंट and dipole moment, percentage ionic character from dipole moment and electronegativity difference, metallic bond, free electron, valence bond and band theory है। फर्स्ट पार्ट, सहसंयोजी यौगिक में आयनिक लक्षण। इसे समझने के लिए सबसे पहले सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, इसे समझना होगा। दो परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से स्थापित होने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। आयनिक बंध में संयोजकता कोश से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन परमाणु को यदि लेते हैं, इसमें 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है। दोनों साझेदारी करके नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक बंध में उदाहरण लिया गया है सोडियम फ्लोराइड का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 है। यह अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन एटम को देता है और Na धन आयन में परिवर्तित होता है। 1s2, 2s2, 2p6 है। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर 1s2, 2s2, 2p6 में कन्वर्ट होता है और इस प्रकार से सोडियम फ्लोराइड का Na पॉजिटिव आयन, F फ्लोराइड नेगेटिव आयन आयनिक बंध बनता है। सहसंयोजक यौगिक में आयनिक गुण विषम नाभिक परमाणु के बीच में सहसंयोजी बंध बनाता है, तो बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु वाले परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है। आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और अणु ध्रुवी हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन क्लोराइड को यदि लेते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन एटम की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। इस तरफ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर अग्रसर होता है और इसके साथ में पोलराइज ध्रुवित बंध बनता है। हाइड्रोजन आयन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। किसी सहसंयोजक यौगिक में तत्वों के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना अधिक होता है, वह बंध उतना ही ध्रुवीय प्रकृति का होता है। यदि किसी यौगिक में तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 है, तो अब 50% आयनिक तथा 50% सहसंयोजक होगा। यदि यह अंतर 1.7 से अधिक है तो बंध आयनिक होगा और 1.7 से कम है तो वह यौगिक सहसंयोजक होगा। इस आयनिक प्रतिशत मात्रा का निर्धारण के लिए सूत्र दिया गया है, जिसमें पॉलिंग का सूत्र प्रतिशत आयनिक गुण का मान जो है दिया गया है, जो निम्नानुसार है। हेनरी एंड स्मिथ का सूत्र, जिसके अनुसार निम्न प्रकार से प्रतिशत आयनिक गुण को निकाला जाता है, जिसमें काई ए और काई बी, ए एटम और बी एटम का विद्युत ऋणात्मकता है। HX यौगिक में प्रतिशत आयनिक गुण अणु हैलोजन अम्ल HF, HCl, HBr, HI का यहाँ पर वर्णन किया गया है। अणु विद्युत ऋणात्मकता का अंतर HF में 1.9 है। प्रतिशत आयनिक गुण 43 है। HCl में 0.9 है। प्रतिशत आयनिक गुण 17 है। HBr में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0.7 है, तो प्रतिशत आयनिक गुण 13 है। HI में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 0.4 है। प्रतिशत आयनिक गुण 7 के करीब होता है। बॉन्ड मूवमेंट को समझने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर का अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु की ओर विस्थापित सदिशात्मक महत्व को प्रदर्शित करते हैं। इसे बॉन्ड मूवमेंट कहते हैं।
पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में प्रत्येक बंध में से स्वयं एक बंध बॉन्ड मोमेंट होता है। दिशात्मक बॉन्ड मोमेंट उस अणु के डाइपोल मोमेंट में योगदान देता है। उदाहरण के तौर पर H और B एक अणु है जिसमें से B का विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, तो ध्रुवीकरण के द्वारा देखते हैं कि A परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज और B पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यह बॉन्ड मोमेंट को A परमाणु से B की ओर अग्रसित होने को दर्शाता है। द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट किसी सहसंयोजी अणु के ध्रुवीय प्रकृति की माप उस अणु के द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा किया जाता है। किसी द्विध्रुवीय अणु पर स्थित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश में से किसी एक का आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर E गुणित D, इसकी इकाई d/d के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1 गुणित 10⁻⁻18 ESU cm होता है। यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालने के लिए फार्मूला दिया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिशत आयनिक लक्षण बराबर द्विध्रुव आघूर्ण का प्रायोगिक मान बटे द्विध्रुव आघूर्ण का परिकलित मान गुणित 100 होता है। उदाहरण के तौर पर HBr अंतरनाभिक दूरी 1.41 एंगस्ट्रॉम दूरी है तथा H प्लस पर आवेश 4.8 गुणित 10⁻⁻10 ESU मानते हुए HBr अणु का प्रतिशत आयनिक गुण ज्ञात कीजिए। प्रायोगिक द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0.79 D है। इसको निकालने के लिए म्यू इक्वल टू E गुणित D का मान यहाँ पर रखा जाता है, जिसके आधार पर 6.77 D आता है। यहाँ पर HBr का प्रतिशत आयनिक गुण निकालने के लिए म्यू ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन म्यू कैलकुलेट वैल्यू गुणित 100 बराबर इसका मान पुटअप करने से हमें HBr का परसेंटेज आयनिक गुण प्राप्त होता है। द्विध्रुव आघूर्ण व ऋणात्मकता अंतर में प्रतिशत आयनिक लक्षण, इसको प्रदर्शित करने के लिए दो परमाणु A और B के बीच में सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन पेयर साझेदारी द्वारा होता है, जिससे A गुणित B से व्यक्त करते हैं। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण से बनता है, जिसे A धनात्मक B ऋणात्मक के द्वारा व्यक्त करते हैं। इन दोनों को अनुनाद को हम निम्न रूप से AB बराबर A धन B के द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा A तीर के निशान के द्वारा B के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आणविक कक्षा के संदर्भ में सहसंयोजी बंध के आयनिक गुणों को कक्षा के आकार से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर pz और pz ऑर्बिटल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या आणविक कक्षक बनाने पर दो प्रकार के बंध बनते हैं। एडिशन में यहाँ पर आणविक बंध जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, जिसे सिग्मा ओवरलैप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरा जो एंटी बॉन्डिंग बनता है, जिसे हम सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के द्वारा निम्न चित्र के द्वारा व्यक्त किया गया है। शुद्ध सहसंयोजक से शुद्ध आयनिक बंध की ओर संक्रमण को व्यक्त करते हुए कक्षक का सामान्य आकार को प्रदर्शित किया गया है। इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु की ओर से विस्थापन सहसंयोजक बंध में आंशिक गुण को उत्पन्न करता है। अतः किसी सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण की प्रतिशत मात्रा, डाइपोल मोमेंट और विद्युत ऋणात्मकता के अंतर से ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर सारणी में अणु के प्रकार दिए गए हैं और इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया गया है। A2, AB2, AB3, AB4, AB6 इसके जो आघूर्ण है, जो सममिति मॉलिक्यूल है
उदाहरण के तौर पर N2, O2, Cl2 आदि यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। इस जिसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है उसके अनुसार AB3, AB5 इसका कुछ द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा। उदाहरण के तौर पर HCl, HBr, NH3, ClF3, IF7 है। अणु में ध्रुवणता या आयनिक लक्षण, इसके कारक जैसे अणु की ज्यामिति, तत्व में विद्युत ऋणात्मकता, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति आदि पर निर्भर करती है। सब कारकों का परिणामी आघूर्ण अणु का कुल द्विध्रुव आघूर्ण होता है। यहाँ पर कुछ द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग दिए गए हैं, जिसमें सममिति अणु द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। वे परमाणु जो सम्मित होते हैं, सिमेट्री पाया जाता है, उस मॉलिक्यूल में द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। उदाहरण के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, CH4 है, N2 है, CCl4 है, BeCl2 है, BeF2 है, C2H6 है आदि। असम्मित द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य से अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर H2S, SO2, H2O, NH3, ROH आदि। बेंजीन में द्विप्रतिस्थापन उत्पन्न की पहचान करने में यहाँ पर हम डाइक्लोरो बेंजीन को लेते हैं, जिसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान अलग अलग है। पैराडाइक्लोरो बेंजीन सिमेट्री होने के कारण से यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य, मेटा पोजीशन में 1.8 dBi, आर्थो पोजीशन में 2.54 dBi होता है। इसी प्रकार से यदि हम सिस और ट्रांस आइसोमर को लेते हैं, सिस डाइक्लोरोएथिलीन, ट्रांस डाइक्लोरोएथिलीन, इसमें हम देखते हैं सिस में द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1.9 D होता है, लेकिन ट्रांस में इसका मान 0 होता है। इसी प्रकार से सम्मिलित होने के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड में म्यू का मान 0 होता है, लेकिन H2O मॉलिक्यूल में जल की परिणामी आघूर्ण उसकी दिशाओं पर कार्य करता है, जिस दिशा में दोनों OH परिणामी आघूर्ण OH बंधक के परिणामी आघूर्ण से अधिक है। यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम है, जिसके कारण से परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमें शून्य से अधिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अमोनिया मॉलिक्यूल में भी हमें द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है, लेकिन NF3 में देखते हैं कि NF3 में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन पर पाया जाता है। इसके विपरीत में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण से परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान लगभग शून्य के बराबर हो जाता है, अर्थात अणु लगभग नॉन पोलर होता है। इसके पश्चात धात्विक बंध के बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। धात्विक बंध में मेटेलिक बॉन्ड जो है धातुओं में पाया जाता है। धातु क्रिस्टल अनेक परमाणु से मिलकर बना होता है, जो प्रत्येक दृष्टिकोण से समान होता है। आणविक बंध से बंधित नहीं हो सकते क्योंकि सभी परमाणु प्रायः समान होते हैं। अधिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के कारण से यह सहसंयोजक बंध भी नहीं बना सकते हैं। इसके कारण से परमाणु के मध्य में सहसंयोजक ऊर्जा कोहेसिव एनर्जी युक्त सहसंयोजक बल पाए जाते हैं, जिसके कारण से जिसे हम धात्विक बंध कहते हैं। धात्विक बंध का सिद्धांत, यहाँ पर धात्विक बंध के सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत को प्रदर्शित किया गया है। ड्यूडे और लॉरेंज के अनुसार धातु के क्रिस्टल के प्रत्येक परमाणु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पूल बनाकर संपूर्ण क्रिस्टल में गतिशील रहते हैं। प्रत्येक धातु परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आवेशित होकर कर्नल बनाते हैं, जो स्थिर अवस्था में होता है।
मुक्त इलेक्ट्रॉन मेघ से आकर्षित होकर उदासीन बना रहता है। संपूर्ण धातु आयन व इलेक्ट्रॉन पुल से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से संसंजक बल उत्पन्न होता है और इस बल से धातु क्रिस्टल सभी धातु परमाणु एक दूसरे से आबंधित रहते हैं, जिसे धात्विक बंध कहते हैं। उदाहरण लिथियम के लिए लिया गया है। यहाँ पर लिथियम का केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में 1s2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में 2s1 इलेक्ट्रॉन है। केंद्र और 1s2 ये दोनों कर्नल का निर्माण करते हैं। संयोजकता कोष 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो फ्री अवस्था को प्रदर्शित करता है। चित्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन पूल के रूप में तथा कर्नल के रूप में व्यक्त किया गया है। इसके आधार पर हम धातु के गुण जो विद्युत चालकता है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। विद्युत चालकता में हम देखते हैं कि चूंकि संपूर्ण धातु धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के द्वारा ये एक दूसरे को उदासीन किए हुए रहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष से एक खाली रिक्त स्थान से दूसरे रिक्त स्थान में जाते हुए विद्युत का चालन करते हैं। यहाँ पर ऋण आयन इलेक्ट्रॉन धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाते हुए दिखाया गया है। उसमें चालकता, चूंकि यह मेटल में इलेक्ट्रॉन संयोजित इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसलिए मेटेलिक कर्नल से इलेक्ट्रॉन का संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते हुए एक सिरे गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और उसके द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण से वह वस्तु गर्म से ठंडे अवस्था की ओर गर्म होते हुए चली जाती है। आघातवर्धनीयता, हम देखते हैं कि धातु को हम फोर्स देकर पतले चादर तार के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। फोर्स करने पर धातु के जो परमाणु हैं वह एक दूसरे के ऊपर परत बनाते हुए पतली चादर का निर्माण करते हैं, जो चित्र में दिखाया गया है। धात्विक चमक में हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो वैकेंसी सेल है, उस वैकेंसी संयोजकता कोष है, उसमें प्रकाश आता है और उसके द्वारा उत्तेजित होकर रिक्त कोष में इलेक्ट्रॉन चले जाता है। वहां से पुनः जब अपने स्थान पर आता है तो प्रकाश का परिवर्तन होता है, जिससे धातु की सतह हमें चमकते हुए दिखाई देती है। इस प्रकार से हम मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर धातु के गुण की व्याख्या कर सकते हैं। इसके आधार पर हम पारा, टंगस्टन आदि का मेल्टिंग पॉइंट की व्याख्या नहीं की जा सकती है। संयोजकता को बंध मॉडल, ये दूसरे संयोजकता बंध मॉडल में हम किस प्रकार से बंध बने हुए हैं उसकी व्याख्या करते हैं। यह पॉलिंग का सिद्धांत है। एक्सरे अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक उदाहरण के तौर पर लिथियम के 8 परमाणु से घिरा रहता है। इसके पड़ोस में 6 परमाणु के द्वारा पुनः लिथियम घिरा रहता है। यदि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं 1s2 2s1 है, जिसके द्वारा केवल एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और दूसरा जो है अनुनाद के द्वारा आयनिक बंध बनता है और इसमें अनुनाद पाया जाता है, जिसको चित्र में दर्शाया गया है। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर आयनिक बंध, इस प्रकार से रेजोनेंस अनुनाद स्ट्रक्चर को बताते हैं। अनुनाद संरचना की संख्या बहुत अधिक होती है और अनुनाद ऊर्जा ही परमाणु को परस्पर संसंजक के लिए उत्तरदायी होता है और धात्विक बंध उतना ही मजबूत होता है। बैंड मॉडल में धात्विक ठोस को
एकक बृहद अणु के रूप में माना जाता है, जिससे सभी अवयवी परमाणु के कक्षक के रैखिक संयोजन से क्रिस्टल के अधिक के आणविक कक्षक बनते हैं। धात्विक जालक में लगभग 10⁻23 परमाणु होते हैं। लगभग 10⁻23 परमाणु होते हैं। ये आणविक कक्षक बनाते हैं। आणविक कक्षक की संख्या अधिक होने से ये सतत बैंड का निर्माण करते हैं, जिसके कारण से इसे बैंड का सिद्धांत कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिथियम को यदि लिया जाता है तो लिथियम में 1s2 2s1 है, जिसमें हम संयोजकता कोष का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें आबंधी कक्ष आणविक आबंधी कक्ष का निर्माण होता है, जिसके आधार पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनते हैं। पहला परमाणु दूसरा परमाणु इन दोनों के इलेक्ट्रॉन साझा करके यहाँ पर बॉन्डिंग ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसी प्रकार से उत्तरोत्तर बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जब एन मेटल आपस में लिथियम के बंध बनाते हैं तो यहाँ पर मेनी क्लोज पैक्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बैंड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इनटू बैंड इन मेटल को प्रदर्शित किया गया है। लिथियम के क्रिस्टल के लिए ऊर्जा पट्टियों को प्रदर्शित करने के लिए हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर जाते हैं। तो 1s2 2s1 2p0 होता है, जिसके ऊर्जा स्तर के क्रम में जब पूरे अणु आपस में बंध बनाते हैं तो इसमें एक बैंड बनता है, जिसके अंतर्गत n1s ऑर्बिटल के द्वारा अचालक बैंड नॉन कंडक्ट बैंड बनता है। इसके बाद n2s ऑर्बिटल के द्वारा अर्ध भरी हुई चालक पट्टी का निर्माण होता है, जिसमें 2s ऑर्बिटल में n इलेक्ट्रॉन ही भरे रहते हैं। उदाहरण के तौर पर 2s बैंड में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 1 × n बराबर n कंडक्शन बैंड का निर्माण करते हैं, जबकि 1s बैंड में 2n नॉन कंडक्टिंग बैंड का निर्माण होता है। p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता 2 × 3n बराबर 6 होता है, लेकिन यह पूर्णतः खाली होता है। 2s और 2p बैंड आपस में मिलकर अतिव्यापन पट्टी का निर्माण करते हैं और रिक्त बैंड का निर्माण करते हैं। 2s और 2p अतिव्यापन करते हैं और अर्ध सतत पट्टी जब बन जाता है, इसका 1/8 भाग अतिव्यापन पट्टी होता है। लिथियम में विद्युत चालकता के कारण से आणविक कक्षक डीलोकलाइज होता है। अर्धपूरी चालक पट्टी कंडक्शन बैंड के कारण इलेक्ट्रॉन का विचरण होता है। यहाँ का इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन पट्टी में जाता है और इसके कारण से विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से बेरिलियम में 2s पट्टी पूर्णतः भरा रहता है, लेकिन यहाँ के इलेक्ट्रॉन 2p बैंड में जाते हैं, जिससे यह विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। इसी के आधार पर हम अर्धचालक, चालक और अचालक को प्रदर्शित करते हैं। अचालक में रिक्त चालक के मध्य अधिक गैप पाया जाता है। अर्धचालक के बीच में कम गैप पाया जाता है और इसमें चालक में गैप नहीं होता है। उसमें चालकता, धातुओं की चालकता बैंड आंशिक रूप से भरे होने के कारण से इलेक्ट्रॉन में थोड़ी सी आसानी से अवशोषित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसी बैंड में क्रमशः अन्य भाग में चले जाते हैं। धातुओं को पूर्ण भरे और खाली बैंड में ऊर्जा के अंतर इतना अधिक होता है कि स्थानांतरण और शोषण संभव नहीं है।
इसके कारण से धातु जो है अचालक होता है। धात्विक चमक, जब धातु के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो इनके चालक बैंड इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर रिक्त बैंड में चले जाते हैं और वहां चालक बैंड लौटते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि धातु की सतह पर परावर्तन होता है, इसलिए धात्विक चमक होती है। धन्यवाद।